देखो बेटा, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ रहे थे अपन। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ रहे थे। ठीक है बेटा, इसमें ये वाला पोर्शन अभी पढ़ा ही नहीं है। ये वाला पोर्शन सिर्फ आपको मैंने नोमेनक्लेचर में बताया था। बाकी सारी चीजें अपन इसके बारे में पढ़ी है और क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं तो वो अपन देख ले ध्यान से। सबसे पहले क्या पढ़ा था? नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था। नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था। आप सभी को पता है बेटा कि हेलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं बेटा? आर एक्स। इस आर को अपन क्या बोलते हैं? एल्काइल। इस आर को हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्काइल। और इसको क्या बोलते हैं? हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, ये इसका कॉमन नेम है। ये इसका कॉमन नेम है। ये इसका कॉमन नेम होता है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो आईयूपीएसी नेम की, तो इसको आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं बेटा? हेलो एल्केन बोलते हैं। ये इसका आईयूपीएसी नेम होता है। ये मैंने आपको बताया था कि जब आईयूपीएसी नेम लेते हैं तो पहले हेलोजन का नाम लिखते हैं और फिर एल्केन का नाम लिखते हैं। यहाँ पर एक्स बराबर क्या क्या हो सकता है बेटा? एक्स बराबर क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और चौथा क्या? आयोडीन। ये चारों हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर मैंने आपको बताया था आइसोमेरिज्म भी बताया था। आप लोग जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो वीडियो जाके देख लीजिए। मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म में आपको बताया था कि हेलो एल्केन जो होते हैं वो कौन कौन से दो आइसोमेरिज्म शो करते हैं बेटा? पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, और दूसरा कौन सा? चेन आइसोमेरिज्म। मैंने आपको बताया था, है ना। मैं ये सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर दो प्रकार के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स क्या होता है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। हेलो एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है बेटा? तो आप लोगों ने सबसे पहले इसमें पढ़ा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था बेटा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। देखेंगे, ध्यान से यहाँ पर देखना। हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको ए पॉइंट में बताया था फ्रॉम एल्केन। एल्केन को हम क्या करते हैं बेटा? सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कर देते हैं। और दूसरा अपन ने पढ़ा था फ्रॉम एल्कीन। दूसरा हमने पढ़ा था फ्रॉम एल्कीन, है ना। ये दो पॉइंट मैंने आपको बताए थे। हाइड्रोकार्बन से इन दो तरीके से मैंने आपको बताया था हेलो एल्केन बनाया जा सकता है। अब आप देखो, थोड़ा सा याद दिला दूं मैं आपको। जब एल्केन की बात की थी तो आपको याद हो यूट्यूब का लेक्चर था और मैंने आपको बताया था कि जब एल्केन जैसे मीथेन है तो मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन हटता चला जाएगा और क्लोरीन जुड़ता चला जाएगा। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में नहीं रुकती, ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती चली जाती है। सारे के सारे हाइड्रोजन हटते चले जाते हैं और क्लोरीन जो है वो लगते चले जाते हैं। मैंने आपको वहां पर ये भी बताया था कि अगर आपको एक ही स्टेप पर रोकना है, मतलब मोनोक्लोरिनेशन को रोकना है, तो आप एक्सेस में क्या ले लेंगे? क्लोरीन ले लेंगे। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपको हाइड्रो का, अच्छा ये एल्कीन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? एल्कीन वाले में, एल्कीन से जब अपन एल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो एल्कीन से जब अपन एल्कीन को HBr HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन हटता है और क्या लग जाता है? Br या Cl लग जाता है वहां पर। यहीं पर मार्कोनिकॉफ रूल की बात की थी, अगर आपको याद हो। ये सब आप रिवाइज कर लेंगे। ये फ्रॉम एल्केन हो गया और यहाँ पर क्या? फ्रॉम एल्कीन हो गया। समझ में आ गया बेटा? फ्रॉम एल्केन बता दिया था, फ्रॉम एल्कीन बता दिया था। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल की बात करते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है बेटा। उसके बाद फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन के बाद दूसरा अपन ने पढ़ा था फ्रॉम एल्कोहल। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? फ्रॉम एल्कोहल पढ़ा था। जब हम एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल किसके किसके साथ? फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करके, है ना। उसके बाद ल्यूकास रिएजेंट के साथ, है ना। ल्यूकास रिएजेंट किसको बोलते हैं बेटा? आपको मैंने बताया था कंसंट्रेटेड ZnCl2 और HCl, कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 के मिश्रण को क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है बेटा। और PCl3 PCl5 के साथ भी रिएक्शन किया था, है ना। और भी थे, है ना। SOCl2 के साथ भी रिएक्शन हुआ था, है ना। तो ये सब के सब क्या बना रहे थे बेटा? अल्कोहल से हेलो एल्केन्स बना रहे थे, ठीक है। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हो गया, फ्रॉम एल्कोहल भी अपन ने बनाया था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। और इसके अलावा कुछ और रिएक्शन थे, है ना। सम मोर रिएक्शंस, कुछ और रिएक्शन थे, है ना, जो कि आप लोग वहां पे जाके रिवाइज कर लेंगे। कुछ और रिएक्शन थे, ये दोनों मेन थे। इसके अलावा कुछ और रिएक्शन मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज।
इसके बाद मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बताई थी मैंने आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी किसकी, हेलो एल्केन्स की बताई थी, ठीक। इसमें मैंने आपको 4 बताए थे, डेंसिटी, सोल्यूबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, और एक और कैसा बताया था, स्टेट, हाँ फिजिकल स्टेट बताया था। और उसके बाद अपन ने बात करी केमिकल प्रॉपर्टीज की, किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी तक अपन ने अलग अलग टाइप के रिएक्शंस देखे। केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन ने देखा फ्रॉम, है ना, पहला देखा न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा देखा इलेक्ट्रोफिलिक, या फिर इसको अपन क्या बोला, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो तीसरा मैंने आपको बताया था रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए अभी तक। जल्दी से बता दीजिए क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई थी। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि यहां तक की सारी चीजें, देखो यही पूरा रिवीजन है, यहीं तक अपन ने पढ़ा है अभी हेलो एल्केन्स में, ठीक। और मोस्ट प्रोबेबली आज हेलो एल्केन्स अपन खत्म कर देंगे, इसके बाद अपन हेलो एरिन्स देखेंगे। हेलो एल्केन्स आज खत्म करके हेलो एरिन्स की तरफ चलेंगे आप नेक्स्ट क्लास से, है ना। और जो कि बहुत आसान है, हेलो एरिन में कुछ नहीं है, हेलो एरिन बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है हेलो एरिन, हेलो एल्केन थोड़ा बड़ा होता है, हेलो एरिन चैप्टर जो है वो छोटा है, मतलब चैप्टर तो एक ही है बेटा, है ना, चैप्टर दोनों सेम ही है, छोटा सा पार्ट है हेलो एरिन का, तो वो भी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास। और आप लोगों को सिलेबस एक जगह बोर्ड पर देख के अच्छा भी लग रहा होगा कि भाई इतनी सारी चीजें अपन ने पढ़ी है। आपको जब भी रिवीजन करना होगा तो जो पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में नहीं है उस टॉपिक पे जाके आप लोग रिवीजन कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए बेटा ये तो हो गया, ये तो हो गया। लेकिन आपको मैंने पिछली क्लास में ये वादा किया था कि जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। मैंने आपको बोला था देखो जितने लोगों को समझ में आ गया बहुत बढ़िया, नहीं आया है तो आज अपन उसको वापस पढ़ेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था कि बेटा हम SN1 SN2 को वापस पढ़ने वाले हैं, है ना, तो आज अपन उसी क्लास है, आज उसी क्लास रखते हैं, है ना। तो देखिए एक बार फिर से मैंने आपको बताया था बेटा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेटा, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसका क्या मतलब हुआ, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बेटा कि न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है, देखो नाम से ही क्लियर है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को प्यार करने वाला, न्यूक्लियस को प्यार करने वाला, ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। और न्यूक्लियस को कौन प्यार करेगा, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज को कौन प्यार करेगा, तो नेगेटिव चार्ज वाला प्यार करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो जनरली नेगेटिव वाले होते हैं, मतलब जैसे OH-, जैसे NH2-, तो ये सब क्या होते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, याद रखेंगे ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। आप बोलोगे सर X- क्या होता है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या बेटा माइनस है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ जिस पर माइनस होगा सब न्यूक्लियोफाइल है, माइनस नहीं भी है, अगर उसके पास लोन पेयर एक्स्ट्रा है तो वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी नजर कहाँ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएगी, है ना, तो वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अभी हमने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया कि न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो न्यूक्लियस को प्यार करते हैं, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होते हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, तो वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ बेटा,
कि जब एक न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। जब एक, जैसे देखो कोई एल्काइल हैलाइड है, ध्यान से देखेंगे, कोई एल्काइल हैलाइड है, इसके तरफ किसी न्यूक्लियोफाइल ने आंख उठाकर देखा, है ना, तो इसने क्या देखा कि ये अल्काइल तो बहुत ही बढ़िया है, इस न्यूक्लियोफाइल को हटा दो, है ना, ये जो एक्स है ये इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों ना हम इसके साथ सेट हो जाएं, तो ये एक्स हट जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ लग जाएगा। तो ये देखिए आर और ये NU और प्लस एक्स माइनस। अब आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया बेटा, इस न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब किसी अल्काइल हैलाइड से पूछा गया, है ना, कि भाई तुम कौन कौन सी रिएक्शन कर लेते हो, तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो बेटा हेलोअल्केन्स या अल्काइल हैलाइड होते हैं वो 3 प्रकार की रिएक्शन करते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन और तीसरा रिएक्शन विथ मेटल्स। मैंने 3 कैटेगरी आप लोगों को बताई थी। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने पूछा कि बताओ तुम्हें सबसे अच्छा कौन सी रिएक्शन लगती है। इस अल्काइल हैलाइड से पूछा गया कि बताओ तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा रिएक्शन लगता है, तो ये बोला कि मुझे तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक लगता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगता है। क्यों लगता है भाई, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों लगता है, क्योंकि इसलिए इसको सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लगता है क्योंकि इसके पास क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल, कोई दूसरा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आके इसके न्यूक्लियोफाइल को गायब कर देगा और इस अल्काइल को फिर नया न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा, फिर किसी दूसरे रिएक्शन में फिर इसको नया न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा। इसीलिए अल्काइल हैलाइड को सबसे अच्छा, सबसे पसंदीदा जो रिएक्शन है वो कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो हम बोलते हैं कि अल्काइल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक है ना रिएक्शन होती है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है कौन सी भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है बेटा, ये अल्काइल हैलाइड की सबसे बेस्ट रिएक्शन, मतलब अल्काइल हैलाइड पसंद करता है ये रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसका गुण ही होता है, मतलब इसकी जो मेन रिएक्शन होती है वो कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो अभी मैंने आपको रिवीजन, मतलब आप मान के चलो फिर से आज वही क्लास चल रही है SN1 SN2 वाली, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। तो जब किसी रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और आपसे कोई बोले कि अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होगा, तो आप देख सकते हैं कि हैलाइड जो है वो भी न्यूक्लियोफाइल है, जब भी कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। और इसीलिए अल्काइल हैलाइड जो है उसकी जो मेन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। आप लोग बताइए जल्दी से, यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, ये पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बातों को, जल्दी से बता दीजिए, फिर और आगे बताऊंगा अभी कि क्या क्या होता है इसमें। चलिए बेटा, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया, यस सर यस सर यस सर, है ना। अब देखो आपको मैंने बताया था भाई, कोई भी रिएक्शन होगी केमिस्ट्री के अंदर, कोई भी रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन का कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता है। मतलब मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रियाविधि, है ना। तो देखो हिंदी वाले को बहुत आसानी समझ में आ रहा है, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी में अगर उसको पढ़ेंगे, क्रियाविधि मतलब कोई रिएक्शन जो है उसकी क्रियाविधि क्या, मतलब वो कैसे काम करती है। जैसे मैंने बोला कि देखो ये अल्काइल हैलाइड है, एक न्यूक्लियोफाइल को देखा, है ना, और इस न्यूक्लियोफाइल ने उसको हटा दिया, है ना, तो बन गया नया कंपाउंड बन गया। तो आप लोग बोलेंगे सर ऐसा थोड़ा होता है कि कोई किसी को देखे और हटा दे, ऐसे नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना बेटा। तो मेहनत करनी पड़ती है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तैयार करनी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ कांड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आप क्या बोले उसको क्रिया करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। तो उस कर्म को ही अपन क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बोल रहे हैं। मतलब कोई भी जो मैकेनिज्म, मतलब कोई भी जो रिएक्शन होती है उसमें कैसे कैसे वो रिएक्शन हो रहा है उसको अपन बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो याद रखेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसकी 2 मैकेनिज्म होती है। एक पहला कहलाता है सब्स्टिट्यूशन
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, जिसको हम बोलते हैं SN1, है ना। कहीं पर भी इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप तो SN1 याद रखिए। और दूसरा जो मैकेनिज्म है बेटा वो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, SN2 बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो दो रिएक्शन, दो मैकेनिज्म होते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। देखो जितने भी अल्काइल हैलाइड है, चाहे 1 डिग्री है, 2 डिग्री या 3 डिग्री है, सबके सब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। लेकिन आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टिविटी, है ना, आप लोगों ने अगर नोट किया होगा जो मैंने आपको भेजा था ना कि डिफरेंस लिख के आप कॉपी में रखना, तो डिफरेंस में आप लोग देखेंगे, है ना, कि जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें 3 डिग्री जो होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो करेगा, लेकिन SN1 से करेगा कि SN2 से करेगा, तो वो SN1 से करना पसंद करेगा। इसी तरीके से अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो वो SN2 से करना पसंद करेगा। तो ये पॉइंट आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, है ना। तो मैं सबसे पहले वही पॉइंट लिख देता हूं कि SN1 जो है बेटा ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बहुत बेहतर तरीके से करता है। मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं SN1 के प्रति। फिर होते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर होते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और सबसे लास्ट में होते हैं बेटा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का ही एक और एग्जांपल होता है जिसको अपन बोलते हैं CH3X। ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही है, लेकिन एक अलग से यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि ये सबसे लास्ट में अपन लिखते हैं। ठीक है बेटा। और इसी तरीके से अगर मैं SN2 की बात करूं बेटा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो होती है SN2 की वो होती है CH3X की, और फिर होती है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की, है ना। फिर होती है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की, फिर होती है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की, है ना बेटा, और फिर होती है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की। मतलब ये हुआ कि देखो भाई क्वेश्चन कैसा आएगा, है ना, मेंस लेवल का एक क्वेश्चन आता है। मैं आप लोगों को बता दूं, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बता दूं, जेईई मेन का ही फेवरेट क्वेश्चन है बेटा। जेईई मेन में ये क्वेश्चन बहुत आता है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन में यहाँ पर भी अल्काइल हैलाइड दे देंगे। मान लो कि दे दिया CH3X, CH3Cl दे दिया, यहाँ पर भी आपको CH3, CH2, Cl दे दिया, और इस तरीके से 4 कंपाउंड दे देंगे। या फिर मान लो नाम लिख के दे देंगे और बोलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। मतलब SN2 अभिक्रिया के लिए SN2 अभिक्रिया के लिए इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप लोग बता सकते हैं क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, ये जल्दी से बताओ आप कमेंट करके। जो मैं आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूं ये आप लोग समझ रहे हो कि नहीं। मैं जो आपको ये क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूं ये आप लोग समझ रहे हो कि नहीं। मतलब जेईई मेंस में या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि आपसे बोलेगा कि 4 कंपाउंड दे देगा, मतलब कंपाउंड तो कुछ भी दे सकता है, वो 4 अल्काइल हैलाइड दे देगा, बोलेगा कि बताइए कि इसमें से कौन सा SN1 के प्रति ज्यादा रिएक्टिव है या SN2 के प्रति ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ तो मैं आसान तरीके से दे दिया हूं आपको, लेकिन वहां पर वो कंपाउंड का मान लो कि नाम दे दिया, तो नाम से पहले आप बिल्कुल प्रफुल्ल बोल रहे ऑप्शन 1, तो मैं तो ऐसी मतलब आपको दे दिया हूं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। तो आप लोग पहले चेक कर लेंगे कि कौन सा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, कौन सा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, कौन सा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन टिक कर देंगे उसमें। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये। चलिए चलिए बेटा, मैं SN1 SN2 को बता रहा था आप लोगों को। तो SN1 SN2 में आप लोगों ने अभी तक ये देख लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। देखो सबसे पहले अगर आपसे बोले कोई SN1 SN2 में होता क्या है, तो याद रखिए पहले मैं SN1 यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं SN1 रिएक्शन बता रहा हूँ। देखना ध्यान से, है ना। SN1 मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं और SN1 रिएक्शन भी लिखा होगा आपको कहीं ना कहीं। तो SN1 रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, मतलब वे रिएक्शन जिसमें SN1 मैकेनिज्म को फॉलो किया जा रहा है। तो जिसमें SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो SN1 रिएक्शन में क्या होगा बेटा, ये 2 स्टेप में होती है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यह 2 स्टेप में होती है। याद रखेंगे बेटा
कि SN1 जो है, SN1 मैकेनिज्म जो है ये 2 स्टेप में होती है। ये पॉइंट याद रखें। जो एमपी बोर्ड के बच्चे हैं तो एमपी बोर्ड में तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा कि डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। तो आप स्टेप मतलब 4 रिएक्शन, जिसको मान लो कि कुछ भी नहीं आता SN1 SN2 के बारे में, कुछ भी आज तक कुछ नहीं पढ़ा, वो भी लास्ट में दिसंबर में जाके रट्टा मार लेगा और लिख के आ जाएगा, उसको भी 4 नंबर आ जाएंगे, आपको भी 4 नंबर आ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए उस नंबर की वैल्यू नहीं है, आपको तो समझना पड़ेगा यहाँ पर SN1 SN2 क्या है। तो देखिए SN1 रिएक्शन में कितने स्टेप होती है भैया, 2 स्टेप होती है। मैंने आपको बताया था बेटा कि स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि स्टेप 1 में ये जो एल्काइल हैलाइड है, ये यहाँ पर कार्बोकैटायन, या मान लीजिए कि ये CH3 है ना, कोई कार्बोकैटायन है ना, RX मान लो, तो ये RX है, तो यहाँ पर R पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर X पर नेगेटिव आ जाएगा, है ना। ये कार्बोकैटायन बनाता है। क्या बनाता है बेटा, कार्बोकैटायन बनाता है। ये सबसे पहले क्या बनाता है, कार्बोकैटायन बनाता है। यह एक स्लो स्टेप होती है, याद रखना, स्लो स्टेप होती है, ठीक है। और याद रखेंगे बेटा, पूरी केमिस्ट्री के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आप याद रखना, स्लो स्टेप को ही हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। याद रखेंगे, स्लो स्टेप को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। मतलब स्लो स्टेप से ही हम रेट कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि स्लो स्टेप से ही हम रेट डिटरमाइन करते हैं। तो और स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, यहाँ पर कितने रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, एक। इसीलिए इस रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर बोलते हैं। यूनिमोलिकुलर मतलब SN1। देखो आप बोलोगे है ना, आपके दिमाग में, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि जब ये SN1 है तो इसमें 2 स्टेप क्यों होती है। तो आप याद रखिए कि स्टेप के कारण इसका नाम SN1 नहीं है, इसलिए SN1 नाम है क्योंकि स्लो स्टेप में या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इसके रिएक्टेंट के एक ही मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एक मॉलिक्यूल मतलब यूनिमोलिकुलर, यूनि मतलब 1 होता है, तो यूनिमोलिकुलर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, समझ में आ गया, इसलिए इसको SN1 बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है बेटा, ये जो कार्बोकैटायन बना, ये कार्बोकैटायन किसके साथ रिएक्शन कर लेता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर लेता है। और न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया बेटा, ये इस तरीके से दूसरा कंपाउंड बना लिया, समझ में आ गया, है ना। अब थोड़ा सा मैं आपको SN1 के बारे में बता रहा हूं। देखो एक्चुअल में रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या फर्क है वो आप समझिए। मैं आपको बोल रहा हूं कि रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या फर्क है वो आप समझिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि किसी बंदे ने मान लीजिए कि ये आप हैं, ठीक है बेटा, ये मान लीजिए कि आप हैं, ठीक, और आपने किसी न्यूक्लियोफाइल को देखा, ठीक। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद आपके दोस्तों ने देखा कि पहले ये जो था X के साथ था और अब न्यूक्लियोफाइल को देखते ही इसने कुछ दिनों में देखा गया, उसके दोस्तों ने देखा कि अरे ये क्या, ये तो X तो अब X हो गया है, X तो अब X हो गया है, X पहला वाला X वाला और दूसरा वाला जो X बोल रहा हूं मैं EX वाला बोल रहा हूं, ये X तो अब इसके लिए, ये X जो है इसके लिए X हो चुका है ना। तो लोगों को क्या दिख रहा है, है ना, दोस्तों को क्या दिख रहा है, लोगों को क्या दिख रहा है कि ये तो रातों रात इस अल्काइल हैलाइड ने रातों रात न्यूक्लियोफाइल के साथ कंपाउंड बना लिया। लेकिन फिर इस अल्काइल हैलाइड को गुस्सा आया और इस अल्काइल हैलाइड ने बोला कि भाई ये रातों रात नहीं हुआ है, इसके पीछे हमारी मेहनत है। और ये क्या मेहनत है, तो देखिए इसने समझाने की कोशिश की कि ये एक स्टेप में नहीं हुआ बेटा, इसके लिए हमने मेहनत की। सबसे पहले हमने इस X को साइड दिया, मतलब हम इनसे पहले अलग हुए और अलग होने के बाद हम इसके पास गए और इसके साथ बॉन्ड बना लिए। और इस तरीके से ये समझाया गया कि हमने ऐसे आपको जो दिख रहा है वैसे नहीं हुआ, ये एक्चुअल में ये ऐसे हुआ है। तो ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। आपके दिमाग में बैठ गया होगा SN1 रिएक्शन। जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ। SN1 रिएक्शन आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ भाई। क्लियर है, SN1 रिएक्शन क्लियर है। है ना बेटा।
तो लोगों को बहुत ही आसानी से दिखता है कि सर ऐसे ऐसे हो जाता है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है बेटा, है ना। तो उसको मैकेनिज्म समझाओगे तब उसको समझ में आएगा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है भाई। बोलेगा अभी सर आज फुल फॉर्म में है भाई, अब कब तक ऑफलाइन का इंतजार करें फुल फॉर्म में आने के लिए, अब तो आना पड़ेगा ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, है ना। और अभी भी मैं एक पॉइंट आपको नहीं समझा रहा हूं कि ये रेशमाइजेशन क्या होता है, जिसको अपन रेशमिक मिश्रण बोलते हैं, जो हिंदी में पूछ रही थी अलका कि सर ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रेशमिक मिश्रण बोलते हैं। तो अभी अपन उसको समझेंगे, वो बात की बात है, पहले आप इधर देखते रहिए। ये तो बात हो गई भैया SN1 रिएक्शन की, ठीक है बेटा। SN1 रिएक्शन की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं बेटा SN2 की, SN2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं, या SN2 मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। SN2 या SN2 मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा कि जैसे कि मान लीजिए कि ये RX है, ध्यान देंगे आप लोग कि जैसे ये RX है, तो RX पर कोई मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि मान लीजिए OH-, ठीक। तो ये जो OH- है बेटा, ये बैक से अटैक करता है, ये मैंने आपको पिछले बताया था, ये जो है बैक से अटैक करता है बेटा। SN2 मैकेनिज्म जो है एक ही स्टेप में होती है, वन स्टेप में होती है, वन स्टेप में होती है। ये पॉइंट याद रखेंगे कि SN2 मैकेनिज्म जो है ये एक ही स्टेप में होती है, ठीक है बेटा, एक स्टेप में होती है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, देखो SN1 किस प्रकार से, अब आप लोग ये पढ़ने के बाद आप लोग बताना कि आपका मैकेनिज्म कैसा है, ये आप लोग बताना बाद में। पहले तो आप ये मैकेनिज्म समझो हमारा। SN2 रिएक्शन जो है एक ही स्टेप में होती है। ये कैसे करता है मैकेनिज्म, आपको पता है कि यहां से भी X हटेगा और OH- जुड़ेगा या न्यूक्लियोफाइल। अब बोलो सर यहाँ OH- कहां से गए, OH- एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक। तो जब इस RX के साथ OH- आया तो इसकी भी नजर पड़ी इसके ऊपर, तो इसने बोला कि ठीक है भाई मेरा X हटाना चाहता हूं मैं, और मैं ये OH लगाना चाहता हूं, ठीक। लेकिन आपको पता है कि ये एक ही स्टेप में होती है। और कैसा होता है देखो भाई, ये R है, और जब धीरे धीरे जब इसको इसकी तरफ अट्रैक्शन मिला, तो इसने क्या सोचा कि हम तो इस OH- को इस साइड से जोड़ रहे हैं, पीछे से, है ना, इससे जो है इस साइड से मिल रहा है, मतलब इसका जो चक्कर है इसके साथ भी चल रहा है इधर से और इधर से। मतलब ये बहुत ही चालाक बंदा है, ये सोच रहा है कि देखो आप दोनों SN1 और SN2 का अंतर समझो, है ना। और बिल्कुल वास्तविक जीवन में भी लोग इसी प्रकार के होते हैं, वास्तविक जीवन में जो आप लोग हैं, आप लोग भी इसी प्रकार के हैं। कुछ बंदे जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि पहले कार्बोकैटायन बना रहे हैं, मतलब पहले इसके साथ रिलेशन खत्म किया, पहले इसके साथ रिलेशन खत्म किया और फिर नए वाले के साथ रिलेशन में आया, फिर नए वाले के साथ रिलेशन में आया, है ना। ये था आपका SN1, ये था आपका SN1। लेकिन इसका क्या था कि ये एक तरफ से ये बॉन्ड तोड़ता है, ये एक तरफ से एक बॉन्ड तोड़ता है, मतलब जैसे जैसे ये इसके नजदीक आता चला जाएगा वैसे वैसे ये वाला बॉन्ड टूटता चला जाएगा। तो धीरे धीरे ये बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड जुड़ता चला जाता है, इस, है ना। इस स्थिति को मतलब एक ऐसी स्थिति भी आती है जब मतलब ये कार्बन जो है इस साइड से भी X से जुड़ा हुआ है, इस साइड से भी जुड़ा, लेकिन ये अनस्टेबल है। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं बेटा, अनस्टेबल। ये अगर ज्यादा दिन आप रख लोगे तो फिर आप किसी से टूटे जाओगे, आप समझ रहे हो। तो ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है, ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है बेटा, ये कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट। और जैसे ही ये स्टेट बनता है तो इसने क्या किया, इसको साइड कर दिया बेटा, इसको साइड कर दिया और यहां पर OH के साथ जुड़ गया और X- को क्या कर दिया बेटा, साइड कर दिया, है ना। तो ये मैकेनिज्म किसकी होती है, SN2 की होती है। ये मैकेनिज्म किसकी होती है बेटा, SN2 मैकेनिज्म होती है। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। देखो दोनों में वही हो रहा है, दोनों में X को न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट कर रहा है, लेकिन इस वाले में SN2 में क्या हुआ बेटा, SN2 में क्या हुआ,
देखो SN1 में क्या हुआ था, पहले उसने X को हटाया था, कार्बोकैटायन के रूप में अकेला था और तब जाके न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ा था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक तरफ से X भी जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से OH भी जुड़ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल प्रफुल्ल सही बोल रहे हो, लेकिन दो नाव में पैर रखोगे तो कभी कूटे जा सकते हो, है ना। तो इसीलिए ये बहुत कम देर तक के लिए बनता है, ये अनस्टेबल कंडीशन है और फिर वो थोड़ी देर के बाद X के साथ हट जाता है और OH के साथ जुड़ जाता है ना बेटा। और इसको बोलते हैं अपन SN2 मैकेनिज्म। क्या आप सभी विद्यार्थियों को ये बिंदु समझ में आया? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से सभी के सभी कमेंट करेंगे। कुछ लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, आप लोग कमेंट करते चलिए फटाफट। और बहुत सारे लोगों ने ये पहले से भी, मतलब जब आप 12th क्लास में नहीं भी है, मतलब SN1 SN2 सब नहीं भी पढ़े होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट तो पहले से भी आप लोग जानते ही होंगे, पहले से भी आपने देखा होगा ये कॉन्सेप्ट, है ना बेटा, है ना। लेकिन अब आप लोग समझ गए कि इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट SN1 को फॉलो कर रहा है और कौन सा कॉन्सेप्ट SN2 को फॉलो कर रहा है। जितेश भाई तुम्हारा कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा? जितेश भाई तुम्हारा कौन सा कॉन्सेप्ट है? SN1 को फॉलो करना पसंद करते हो SN2 को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मजा आ रहा है बेटा आज की क्लास में? सब कुछ समझ में भी आ रहा है? और रियल लाइफ केमिस्ट्री बोल रहे हैं, अमन बोल रहे रियल लाइफ केमिस्ट्री। बिल्कुल भैया रियल लाइफ केमिस्ट्री है ये, केमिस्ट्री पूरा का पूरा रियल लाइफ का ही है बेटे। अब शिवेश भाई आप बिल्कुल न्यू ज्वाइन किए थे, आपको समझ में आ रहा है, जितने भी न्यू बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो है ही भाई डेली लाइफ का। जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो फिजिक्स में डेली लाइफ का कुछ बहुत कम चीजें है, लेकिन केमिस्ट्री तो डेली लाइफ का होता है बेटा। केमिस्ट्री तो तब ना बोलते हैं कि भाई सलमान की कैटरीना के साथ केमिस्ट्री बहुत मस्त है, तो केमिस्ट्री क्यों बोलते, फिजिक्स क्यों नहीं बोलते? कभी सुना है कि ऐसा बोलते हुए कि सलमान खान की कैटरीना कैफ के साथ फिजिक्स बहुत ही जबरदस्त? वो केमिस्ट्री होती है बेटा। तो केमिस्ट्री तो डेली लाइफ की होती है। तभी गगनाट ने केमिस्ट्री चुनी। सही बोल रही हैं आप सर, आप किसका साथ है केमिस्ट्री? चलिए सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा बेटा, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। आप लोग उस पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा केमिस्ट्री के बारे में, है ना। आपकी भी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी चलेगी। पहले अपन अगला टॉपिक पे आते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का बेटा, उसका नाम है रिटेंशन। अगला जो टॉपिक है बेटा, इसका नाम है रिटेंशन, इन्वर्जन और रेशमाइजेशन। ये जो अगला टॉपिक है बेटा, इसका नाम है
रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेशनलाइजेशन। इस टॉपिक को आप लोग समझिए थोड़ा, इस टॉपिक को थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, मैं बोर्ड पर एक डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस डायग्राम को आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो फिर आगे की बातें भी आप लोग को समझ में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, देखो थोड़ा ध्यान से। थोड़ा इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये CH3, ये C2H5, यहां लगा हुआ है X और यहां लगा हुआ है बेटा H। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए भैया, ये भी एक एल्काइल हैलाइड है। अब ये कैसा एल्काइल हैलाइड है आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये एक्चुअली ये है, देखना ध्यान से, C2H5, CH, CH3 और X। देखो बेटा ध्यान से, इस कार्बन के साथ, ये देखना ध्यान से आप लोग, इस कार्बन के साथ X लगा हुआ है, इसी कार्बन के साथ H भी लगा हुआ है, इसी कार्बन के साथ CH3 भी लगा हुआ है, इसी कार्बन के साथ C2H5 भी लगा हुआ है। ध्यान से देखेंगे आप लोग। इसी कंपाउंड को लिखने का ये दूसरा तरीका है, मतलब ये एक एल्काइल हैलाइड है, उसी को इस तरीके से हमने लिख दिया है ना। वेज डेश एक कॉन्सेप्ट होता है, वेज डेश। ये आप देखिए, ये जो आपको है ना, मतलब ये जो 4 बॉन्ड है ना, ये जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना बेटा, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड C2H5 के साथ लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड इस X के साथ लगा हुआ है, एक बॉन्ड CH3 के साथ लगा हुआ है। तो थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए। जहां पर सिंपल ये वाला बॉन्ड दिखाया गया है बेटा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। जब ये वाला बॉन्ड ऐसे दिखाया गया है, जब सिंपल ऐसे इस प्रकार का बॉन्ड दिखाया जाए बेटा, तो आप समझ जाएंगे कि ये वाला बॉन्ड जो है बोर्ड के ऊपर बना हुआ है, मतलब उसी प्लेन पर बना हुआ है। ठीक है बेटा, मतलब कि इसी बोर्ड पर, मतलब अगर कार्बन को हमने बोर्ड पर रखा हुआ है, यहां पर कार्बन है ना, यहां पर कार्बन है, अगर मैं इस कार्बन को बोर्ड पर रखूंगा तो इस वाले बॉन्ड का मतलब हुआ कि उसी बोर्ड पर एक दूसरा बॉन्ड है जिसको हमने C2H5 के साथ जोड़ा हुआ है, और उसी बोर्ड पर एक दूसरा तीसरा बॉन्ड है जिसको हमने X के साथ जोड़ा हुआ है। और ये दोनों क्या है, तो ये भी बॉन्ड है बेटा, लेकिन ये जो H है, इसका मान लीजिए कार्बन ये है, तो कार्बन के साथ C2H5 ऊपर लगा है, X नीचे लगा है, X नीचे लगा है, तो ये जो H है वो बोर्ड के पीछे की ओर है। तो पीछे की ओर बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डैश लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। और ये जो CH3 है, ये बोर्ड के ऊपर है, बोर्ड के ऊपर बॉन्ड बना रहा है। तो बोर्ड के ऊपर बॉन्ड बना रहा है, मतलब बाहर बॉन्ड बना रहा है, बोर्ड के बाहर बॉन्ड बना रहा है। तो बाहर बना रहा है, तो उसको हम बॉन्ड को दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, डैश का इस्तेमाल करेंगे। तो वेज डैश जो होता है वो क्या होता है, आप समझ गए, ये वेज है, डैश है। ठीक, तो वेज, ये वेज और ये डैश। तो ये आप देखिए, ये CH3 बाहर की ओर है और ऐसे। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, ये प्लेन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ भाई। अब जो है, अब आप लोग बातें थोड़ी देर के लिए करना बंद कर दीजिए बेटा। ठीक है बेटा, तो आप सभी को पता है ना, मतलब ये अल्काइल हैलाइड है। अब अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। तो मान लीजिए कि कभी इसके सामने में एक न्यूक्लियोफाइल आ गया Y, ध्यान से देखेंगे, ये X को इस Y न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। और सपोज कर लेते हैं कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना है, ध्यान से देखेंगे, सपोज कर लेते इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना।
ये ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इस वाले डायग्राम, मतलब इस वाले अल्काइल हैलाइड को जब अपने वाई के साथ रिएक्शन कर दिया तो मान लीजिए कि ए बना, ठीक है बेटा। तो आप सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना बताइए, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना बताइए कि क्या हुआ इस रिएक्शन में, क्या हुआ एक न्यूक्लियोफाइल को जब दूसरा न्यूक्लियोफाइल इस प्रकार से रिप्लेस कर दिया, तो आप मुझे बताइए कि क्या इसके स्ट्रक्चर पर कोई फर्क पड़ा क्या? जैसा पहले स्ट्रक्चर था वैसा ही अभी भी स्ट्रक्चर है, बस क्या हुआ एक्स की जगह पर क्या लग गया बेटा, वाई लग गया, लेकिन पोजीशन देखो, पोजीशन वही है कि नहीं, सब कुछ सेम टू सेम है। तो इस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इस पोजीशन को, मतलब जो ये पोजीशन है यहाँ पर, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिटेंशन। मतलब अगर मान लीजिए कि कभी कोई अल्काइल हैलाइड को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया जाए और स्ट्रक्चर सेम टू सेम वैसा ही बन रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, रिटेंशन बोलते हैं, ठीक। चलिए ये तो हो गया पहला काम खत्म। अब आप लोग, मैं मिटा नहीं रहा हूं, है ना, लेकिन फिर भी आप लोग ये समझ जाइए कि अब इस साइड वाले को मैंने मिटा दिया, इस साइड वाले को मैंने मिटा दिया। अगर मान लीजिए कि इसकी रिएक्शन हमने वाई के साथ करी, ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसी की रिएक्शन मतलब इसी अल्काइल हैलाइड, अब ये भूल जाओ, ये बंद मिटा दिया मैंने। अगर मान लीजिए कि इसमें ऐसा रिएक्शन होने के बाद मतलब कंपाउंड तो वही है बेटा, लेकिन इस बार जो वाई लगा है वो आप लोग देख सकते हैं कि ठीक इसका उल्टा बन गया। कैसा उल्टा बन गया बेटा, ये देखो पहले X इस साइड लगा हुआ था, H इस साइड लगा हुआ था, अब H उस साइड चला गया, C2H5 थोड़ा सा इधर झुका हुआ तो C2H5 थोड़ा सा उधर झुक गया, CH3 इधर झुका हुआ तो CH3 इधर झुक गया, और जो X इस साइड लगा हुआ था उसी X की जगह पे जो Y लगा वो इस साइड लग गया। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा इन्वर्जन। इस B को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्जन। इस B को क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्जन बोलते हैं, है ना। ये क्या बना है, B पॉइंट बना है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक। अच्छा ये कैसा बना है वो तो ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि बारिश का मौसम है और हवा चल रही है और आप कहीं छाता लेके जा रहे हैं, ठीक, अकेले जा रहे हो, ज्यादा खुश नहीं होना। तो मान लीजिए कि आप छाता लेके जा रहे हो और हवा चल रही है और एकाएक हवा के कारण छतरी हो गई उल्टी। उल्टी देखा ना, छतरी होते हुए देखा कि छतरी का जो ऐसा गोल वाला भाग है वो ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक वही हुआ है यहाँ पर, वही हुआ। पहले डंडी इधर था, पहले डंडी इधर था, अब डंडी इधर हो गया। अब आप समझ रहे हो, पहले डंडी इधर था, अब ये डंडी इधर हो गया। इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ये एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो क्लियरली लिखा हुआ वहां पर कि जैसा अम्ब्रेला के साथ होता है उसी प्रकार से यहाँ पर होता है। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई अल्काइल हैलाइड है और उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के बाद इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है तो हम बोलते हैं कि रिटेंशन हुआ है। अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है तो हम बोलते हैं कि इन्वर्जन हुआ है। और ऐसा SN2 में होता है, याद रखेंगे, रिटेंशन होता है, सॉरी ये इन्वर्जन होता है इसमें SN2 में। आपने जब डिफरेंस लिखा था ना, जब आपने कॉपी में नोट किया था ना, तो वहां पर आप देखो जाके लिखा हुआ है इन्वर्जन होता है। SN2 में क्या होता है बेटा, इन्वर्जन होता है। क्यों होता है इन्वर्जन? एक्चुअल में होता है क्या, वो पीछे से अटैक करता है ना, तो पीछे से जब धक्का देता है ना तो उसकी जो डंडी है वो पीछे की ओर आ जाती है, वो उल्टा हो जाता है। मतलब उसको धक्का देगा तो वो जो बॉन्ड्स है वो उस साइड चले जाते हैं, इसलिए वो क्या रहता है उसमें ये इन्वर्जन हो जाता है। याद रखना, रिटेंशन अभी जो अपन ने पढ़ा उसमें कोई रिटेंशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना, लेकिन इन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक। अब इसके बाद जब मान लीजिए कि किसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Y के साथ करवाई और 50-50, मतलब A और B दोनों 50-50 बने, A और B दोनों 50-50 बने, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा रेशमाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेशमाइजेशन। अब आप लोग एक बार बताइए, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं। फास्ट कमेंट करिए, ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बता दो भाई।
तो अब आप लोग को ये समझ में आया कि जो उसमें लिखा हुआ था ना, जो आपके डिफरेंस में लिखा हुआ था ना कि SN1 में रश्मिकरण होता है और SN2 में रिटर्न क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्जन होता है, प्रतीपन बोलते हैं भैया। इन्वर्जन को हिंदी बोलते हैं प्रतीपन। फिफ्टी 50% का मतलब हुआ भाई कि इसमें रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा। अनन्या पूछ रही है 50-50% मतलब ऐसे कि अगर मान लीजिए कि कभी हमने वाई के साथ रिएक्शन किया और आपसे पूछा कि बताओ रिटेंशन हो रहा है कि इन्वर्जन हो रहा है, तो बोलेंगे कि रिटेंशन भी बन सकता है और इन्वर्जन भी बन सकता है, दोनों के चांसेस हैं। तो उस केस को अपन बोलते हैं रेस्माइजेशन। अरे भाई स्ट्रक्चर मतलब दोनों बना देंगे, दोनों बना देंगे, वो भी बना देंगे और ये भी बना देंगे। स्ट्रक्चर उसका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, दोनों बना देंगे। 50-50 पता बोलेंगे 50% ये बना, 50% ये बना। ये पूछ रहे सर रिटेंशन का हिंदी, रिटेंशन का हिंदी नहीं पता भाई, रिटेंशन का हिंदी मुझे नहीं पता, हिंदी की बुक मेरे पास है नहीं अभी। एनसीईआरटी में आप देख लेना, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इतनी हिंदी तो मुश्किल से मैंने याद की है। इन्वर्जन को हिंदी में बोलते हैं प्रतीपन, चूंकि SN2 में प्रतीपन होता है। और मतलब अपने को अगर अल्काइल हैलाइड चैप्टर की बात की जाए तो दो याद रखना है, एक तो इन्वर्जन याद रखना है और दूसरा रिटेंशन याद, ये रेस्माइजेशन याद रखना है। कारण रेस्माइजेशन क्यों? क्योंकि रश्मिकरण, नहीं मानसी जी आप गलत है। रश्मिकरण जो है, रश्मिकरण का मतलब क्या हो गया, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों मिला के हो गया। रश्मिकरण नहीं बोलते हिंदी में, रिटेंशन को हिंदी में रश्मिकरण नहीं बोलते। रश्मिकरण बोलते हैं किसको, इसको, ये रेस्माइजेशन को बोलते हैं। मानसी जी आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। रेस्माइजेशन को बोलते हैं रश्मिकरण और इन्वर्जन को बोलते हैं क्या, प्रतीपन। और रिटेंशन का हिंदी आप देख लेना एक बार बुक में, है ना। रिटेन देखो आप लोगों को पता है, रिटेन का मतलब होता है अपनी अवस्था में रहना। रिटेन नहीं, धारण, अपनी अवस्था को धारण करना, रिटेंशन। तो यही था आपका हेलो एल्केन्स एंड मतलब हेलो एरीन्स वाला चैप्टर, जिसमें हेलो एरीन अपन पूरा अभी पढ़ना बाकी है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो हेलो एल्केन्स वाला पार्ट था बेटा, वो मैं आपको यहाँ समाप्त करता हूँ। बोर्ड लेवल तक इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। अगर मैं आपको सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो आप लोग एक बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए, है ना। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए यस सर लिखवा दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। लिखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए मार्कोनिकॉफ रूल। सबसे पहले लिखिए मार्कोनिकॉफ रूल। दूसरा लिखिए पेरोक्साइड इफेक्ट, जिसको अपन खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट। पहला लिखिए मार्कोनिकॉफ रूल, दूसरा लिखिए पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट, दोनों एक ही है। पेरोक्साइड इफेक्ट को ही खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक। 2 लिख लिया। थर्ड लिखिए वुर्ज रिएक्शन। थर्ड लिखिए वुर्ज रिएक्शन। थर्ड लिखिए वुर्ज रिएक्शन। फोर्थ लिखिए हुंस-डिकर रिएक्शन। हुंस-डिकर रिएक्शन, हुंस-डिकर अभिक्रिया।
हुंस-डीकर अभिक्रिया, हुंस-डीकर रिएक्शन। नेक्स्ट लिखिए फिंकल-स्टीन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन लिख लिया। इसके बाद लिख लो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन और सेटजेफ्रोल, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन और सेटजेफ्रोल दोनों एक साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये दोनों उसी में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में ही अपन सेटजेफ्रोल लगाते हैं आगे। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन और सेटजेफ्रोल। और अगर एमपी बोर्ड की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन SN1 एंड SN2 में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। देखो बेटा, इन सब के अलावा मतलब जो मैंने आपको नहीं बताया है और एमपी बोर्ड की एग्जाम में आता है तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। जैसे आपसे पूछेगा कि डीडीटी क्या होता है या बीएचसी क्या होता है। जो पहला लेक्चर मैंने आपको बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास किया था हेलो एल्केन्स और हेलोइंस का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डे टू डे लाइफ में इसका यूज अपन करते हैं, डीडीटी का, उसके बाद बीएचसी का, इसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म का। तो इसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है ना। कभी कभी रिएक्शन भी पूछ लेते हैं कि बताओ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन इसके साथ करवाते, तो आप लोग इसको बारी बारी से, जैसे आप लोगों से बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट करते हैं मुझे डेली, सर कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा दो जिससे कि हम पढ़े घर पे, तो वैसे इसको अपन डेली के जो टाइम टेबल है उसमें अपन इसको ऐड करेंगे। और ये भी आप याद करेंगे जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, उसके बाद डीडीटी है, बीएचसी है, इन सब के बारे में मैं डेली एक एक के बारे में आपको लिख के भेजूंगा और आप उसको कॉपी में नोट भी करेंगे और उसको याद भी कर लेंगे। ठीक, जैसे कि आज मैं आपको डीडीटी के बारे में भेज दूंगा कि डीडीटी क्या होता है, डीडीटी का स्ट्रक्चर क्या होता है या फिर उसका फुल फॉर्म क्या होता है ना, क्या यूज होता है। तो ये सारी बातें मैं आपको भेज दूंगा, तो आप उसको नोट करके और याद भी कर लेंगे। फिर अगले दिन मैं कोई और भेजूंगा, है ना। तो इसी तरीके से अपन इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो हेलो एल्केन वाला पार्ट था यहाँ पर समाप्त हो गया।